ठीक है, तो आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा लूप अवॉइडेंस। ठीक है, तो OSPF के केस में हमारा जो लूप होता है, जैसे EIGRP और RIP के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके पास एक इंटरफेस में एक फीचर आपके पास होता है स्प्लिट हॉराइजन, जो आपका क्या करता है, लूप को अवॉइड करा देता है कि जहाँ से आपका जो अपडेट वगैरह आ रहा है ना, जो अपडेट आपको जिस इंटरफेस से रिसीव हुआ उसी इंटरफेस पे वापस वो अपडेट आपका नहीं जाएगा, तो आपका लूप जो है अवॉइड हो जाता है। लेकिन OSPF के केस में आपके पास और एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपका सीक्वेंस नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई सवाल आपको करता है कि OSPF में लूप कैसे अवॉइड होता है, तो आप बता देना कि सीक्वेंस नंबर की वजह से आपका लूप अवॉइड होता है, और वो कैसे होता है हम अभी देखेंगे। सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस नंबर आपका होता है ना, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। एक सीक्वेंस नंबर मैंने आपको बताया था शायद जब आपका मास्टर स्लेब का इलेक्शन हो रहा था ना, तो मैंने तभी आपको एक सीक्वेंस नंबर बताया था जो कि आपका 4 डिजिट का था, मतलब 16 बिट का था, 4 हेक्सा डिजिट वाला। वो सीक्वेंस नंबर यहाँ पे ये काम वाले पे नहीं आता है, वो बस डेटाबेस डिस्क्रिप्शन को एक्सचेंज करने के लिए उस काम पे वो सीक्वेंस नंबर आपका यूज होता है। ये सीक्वेंस नंबर बेसिकली आपका एक 32 बिट का सीक्वेंस नंबर होता है, जो कि हेक्सा मतलब फॉर्मेट में ही होता है, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ये टोटल आपका 8 हेक्सा डिजिट में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, जितने भी आपके पास डेटाबेसेस जो होते हैं ना, LSA1 डेटाबेस आपके डिवाइस जनरेट करते हैं। तो डिवाइस जब भी आपके डेटाबेस जनरेट करते हैं, उस डेटाबेस के ऊपर, मतलब मान लो आपका ये डेटाबेस हो गया, उस डेटाबेस में ये लोग क्या करते हैं, हेडर के ऊपर एक सीक्वेंस नंबर लगा देते हैं, और यहाँ पे एक टाइमर भी होता है। टाइमर के बारे में थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, एक सीक्वेंस नंबर आपके पास होता है। ये सीक्वेंस नंबर मान लो ये डेटाबेस इन्होंने जनरेट किया, और सीक्वेंस नंबर आपका 0x0 इन्होंने दे दिया। 8 डिजिट का होता है, हालांकि 1 डिजिट में एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक सिनेरियो ऐसे ले लो, ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो अभी के लिए अगर हम सीक्वेंस नंबर यूज नहीं करते हैं, तो R1 ने क्या किया, अपना डेटाबेस को इसने 1 नंबर का डेटाबेस इसने बनाया, ठीक है, और ये डेटाबेस को इसने जनरेट कराया, और जनरेट कराने के बाद ये इंटरफेस इसका OSPF में एनाबल है, और इसके साथ R2 के साथ नेबरशिप में है। ये भी इंटरफेस OSPF में एनाबल है, तो R3 के साथ एनाबल है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी डिवाइस OSPF के साथ जो भी इंटरफेस आपका एनाबल है और नेबर आपके लगे हुए हैं, उनके तरफ क्या करेगा, डेटाबेस एक्सचेंज कराएगा। तो ये यहाँ से भी जो 1 वाले डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आगे दे देगा, यहाँ से भी आपका आगे दे देगा। तो इस केस में आपका क्या होगा, ये डेटाबेस आपका R2 के पास आ गया और R3 के पास आ गया, और ये डेटाबेस जब आपका R2 के पास आ जाएगा, फिर R2 क्या कराएगा, इस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को आगे R3 को भी दे देगा। तो R3 के पास दोनों तरफ से डेटाबेस आ जाएंगे, और दोनों तरफ से डेटाबेस आने के बाद अगर R3 अपना राउटिंग टेबल उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर लेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका लूप हो जाएगा। आप राउटिंग टेबल अपडेट की तो बात नहीं आएगा, आपका वहाँ तक दिक्कत नहीं पहुँचेगा। अब देख लो, R3 के पास यहाँ से जो आपका अपडेट आ गया, और यहाँ से भी एक अपडेट आया है, तो R3 ऐसा भी कर सकता है, यहाँ से जो अपडेट इसे 1 का आया है, इसे घुमा के फिर से दे दे किसके तरफ, R2 की तरफ, और R3 उसको फिर से घुमा के किसको, R1 की तरफ दे दे। तो इससे क्या होगा, R1 का जो खुद का जनरेट किया गया डेटाबेस था ना, वो घूम के फिर से क्या हो गया, R1 के पास आ गया। और R1 को अगर लगा कि ये डेटाबेस कोई नया है या फिर कुछ ऐसा है, तो उस केस में R1 फिर से घुमा के इसको दे सकता है। तो ये डेटाबेस आपका क्या होगा, घूमता रहेगा, और घूमता रहने का मतलब आपका यही हो गया कि आपका जो डेटाबेस एक्सचेंज में आपका लूप बन गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए OSPF में आपका एक सीक्वेंस नंबर होता है। ये सीक्वेंस नंबर आपका क्या करता है, हर एक डेटाबेस के ऊपर ये एक सीक्वेंस नंबर आपका अटैच कर दिया जाता है। जैसे ये नंबर 1 डेटाबेस का राउटर ID 1 के हिसाब से इसने डेटाबेस 1 बनाया, 1 नेम इसने दे दिया। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी सीक्वेंस नंबर आने के बाद क्या होगा, इसने अपना डेटाबेस जो है 1 नंबर वाला राउटर ID के साथ इसने बना लिया, और इसमें क्या करेगा, एक सीक्वेंस नंबर अटैच करा लेगा, ठीक है। और ये सीक्वेंस नंबर अटैच कराने के बाद ये क्या करेगा, इसे यहाँ से भी दे देगा आगे, और यहाँ से भी आगे दे देगा। अब R2 को जब ये रिसीव हो जाएगा, R2 फिर वापस घुमा के किसी R3 को भी दे सकता है, या फिर R3 घुमा के R2 को भी दे सकता है। तो हमारे सिनेरियो में हम ऐसे ले लेते हैं कि पहले R2 ने R3 को दे दिया, तो R3 को अभी डेटाबेस क्या है, R1 की तरफ से पहले रिसीव हुआ है, उसके बाद रिसीव हो रहा है किससे, R3 की तरफ से। और ये डेटाबेस का सीक्वेंस नंबर आपका कोई भी राउटर चेंज नहीं करते हैं, जहाँ से जनरेट होता है वहीं से ये अपडेट हो जाता है। तो R3 जब देखेगा ये डेटाबेस सेम राउटर ID, मतलब सेम डेटाबेस नेम के साथ मेरे पास 2 डेटाबेस आ रहे हैं, मतलब ओल्ड एक मेरे पास यहाँ से ऑलरेडी पड़ा है और एक पुराना मेरे पास आ रहे हैं, तो उस केस में वो क्या करेगा, उसके सीक्वेंस नंबर को चेक करेगा
ये देखेगा कि पुराना जो R1 ने मेरे को दिया था, जो पुराना थोड़ी देर पहले मेरे को रिसीव हुआ था 1 वाला डेटाबेस, इस डेटाबेस का सीक्वेंस नंबर 0x0 है। R2 भी एक 1 वाला दे रहा है, तो इसका मतलब मैं इसे चेक करूंगा कि इसका सीक्वेंस नंबर क्या है, और ये सीक्वेंस नंबर यहाँ पे भी चेक करेगा 0x0 है। तो इसका मतलब ये समझेगा कि ये जो डेटाबेस मेरे को रिसीव हो रहा है R2 की तरफ से, ये वही डेटाबेस है या फिर वही पुराना डेटाबेस है जो मेरे को फिर से भेजा जा रहा है किसी दूसरे रास्ते से। तो इसको ये क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसे रिजेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो लूप बनने की चांसेस थी जो डेटाबेस एक्सचेंज में, वो आपका नहीं बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे समरी में अगर मैं बताऊँ, आपका यही होता है कि राउटर के पास अगर कोई भी डेटाबेस आपका ऑलरेडी अपडेटेड है सेम डेटा सीक्वेंस नंबर के साथ, और अगर उनको फिर से वही डेटाबेस सेम सीक्वेंस नंबर के साथ अगर एक्सेप्ट होता है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, उस डेटाबेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस केस में अगर किसी वजह से आपका डेटाबेस घूम के R1 के पास भी आ गया सेम डेटाबेस, तो सीक्वेंस नंबर आपका कोई भी राउटर चेंज नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, R1 को लगेगा कि मेरा ही डेटाबेस कोई मेरे को दे रहा है, मतलब कहीं पे लूप बना होगा, तो ये भी इसे क्या करेगा, बार बार रिजेक्ट करता रहेगा। तो ये आपका होता है सीक्वेंस नंबर, जिसको यूज करके OSPF क्या करता है, अपने टोपोलॉजी के ऊपर जो लूप को अवॉइड करने के लिए यूज कर लेता है। और ये सीक्वेंस नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें और थोड़ी भी आपका बात है। ये जो आपका सीक्वेंस नंबर होता है, ये आपका टोटल 32 बिट का होता है, 32 बिट इन 8 हेक्साडिजिट। ठीक है, और जब भी आपका कोई LSA1 डेटाबेस जनरेट किया जाता है, मान लो ये R1 था और ये R2 था, R1 ने क्या किया, अपना एक LSA1 जनरेट कर दिया 1.1 करके, कोई डेटाबेस इसने जनरेट किया। इस डेटाबेस जब भी ये जनरेट करते हैं, जनरेट करते टाइम ये क्या करते हैं, एक सीक्वेंस नंबर अटैच कराते हैं उसके ऊपर और एक टाइमर लगा देते हैं। ठीक है, ये टाइमर आपका कितने टाइम का होता है, एक आपका होल्ड डाउन टाइमर या डेट टाइमर के डेटाबेस की होल्ड डाउन टाइमर के तरफ आप मान सकते हो, जो टाइमर आपका होता है 3600 सेकेंड का। ठीक है, ये टाइमर लगा के ये क्या करते हैं, इस डेटाबेस को आगे एक्सचेंज कराते हैं। जब भी आपके डिवाइसेस क्या करते हैं एक्चुअली, हर 1800 सेकेंड में ये जो LSA1 होता है ना, इस LSA1 को जनरेट कराते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ये जो आपका LSA1 होता है, ये क्या करता है, हर 18 सेकेंड में LSA1 को जनरेट कराते हैं। यार ये माउस भी, ठीक है, तो ये R1 भी क्या करेगा, एवरी 1800 सेकेंड में एक LSA1 को रीजनरेट कराएगा। इसके पास जो भी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है उसको ये क्या कराएगा, रीजनरेट कराएगा एक LSA1 की तरफ। और हर एक बार ये जब भी जनरेट कराएगा, हर एक बार आपका सीक्वेंस नंबर एक नया आएगा। ठीक है, सीक्वेंस नंबर नया आएगा मतलब आपका पहले अगर सीक्वेंस नंबर 0x0000 करके आपका था, उसके बाद 0x0000 बाद में आपका 1 हो जाएगा, इंक्रीमेंटली आपका मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो 1800 सेकेंड के बाद R1 जब फिर से एक्सचेंज कराएगा R2 के पास, तो अभी जब ये डेटाबेस 1.1 R2 के पास आएगा, जो कि पुराना ऑलरेडी पड़ा था 0x0 के साथ, तो R2 देखेगा इसमें डेटाबेस में क्या है, सीक्वेंस नंबर आपका चेंज हो गया है अभी। ठीक है, इंक्रीमेंट के साथ आ रहा है, तो इसको लगेगा कि ये डेटाबेस में कुछ चेंज है, तभी ये क्या करेगा, जो पुराना वाला डेटाबेस था उसको रिप्लेस करके नया वाला डेटाबेस जो है उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और इसमें एक टाइमर आपका होता है 1800 सेकेंड का, जो कि डेटाबेस जनरेट करने के लिए टाइम होता है, और एक टाइमर आपके पास होता है 3600 सेकेंड का, जो कि आप होल्ड डाउन टाइमर की तरह आप मान सकते हो। ये जो आपका डेटाबेस जो है ना 1.1 जब R2 के पास आ गया, इसके अंदर से उसने सीक्वेंस नंबर चेक किया और उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस को अपडेट कर लिया, और उसके साथ साथ उसे ये टाइमर का वैल्यू भी मिला है। उस टाइमर को ये क्या करेगा, इस डेटाबेस के साथ 3600 जो है सेट कर लेगा। लेकिन ये डिवाइस क्या करते हैं, हर 1800 सेकेंड के बाद उस डेटाबेस को फिर से जनरेट करते हैं और फिर से एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे जब ये टाइमर आपका होता है ना, ये क्या होता है, 0 से लेके स्टार्ट होता रहता है आपका। 0 से लेके ये टाइमर जब आपका 1800 सेकेंड पहुंच जाता है, तो फिर से क्या होता है, आपका दूसरे एंड से डिवाइस जो है और एक डेटाबेस जो है जनरेट करके आपके तरफ भेज देता है। तो ये टाइमर आपका फिर से क्या होता है, 0 को रीसेट हो जाता है। ठीक है, अगर 3600 सेकेंड के अंदर ये आपका डेटाबेस जो है अगले तरफ से जो आपके पास डिवाइस है, वो अगर डेटाबेस को रीजनरेट करके आपके पास नहीं भेजा, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो ये डेटाबेस होता है, ये डेटाबेस आपका फ्लश कर दिया जाता है, या फिर डेटाबेस टेबल जो आपके पास होता है LSA1 का एंट्री, उसमें से इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यूज है सीक्वेंस नंबर का, जो कि लूप अवॉइड के लिए आपका यूज होता है, और इस तरह का आपका कुछ यूज किया जाता है, जैसे कि नया डेटाबेस वगैरह आपका पहचानने के लिए।
उसके बाद अगर हम पाथ मैनिपुलेशन के बारे में शायद मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो पाथ मैनिपुलेशन के लिए OSPF में आप क्या कर सकते हो, बस आप चेंज कर सकते हो जो आपका कॉस्ट वैल्यू होता है ना इंटरफेस के अंदर, वो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन कॉस्ट वैल्यू चेंज करने के टाइम आपको याद रखना होता है कि अगर आप पाथ मैनिपुलेट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे R2 के पास कुछ X नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है ना दोनों तरफ से आ रहा है, R1 की तरफ से भी आ रहा है और R3 की तरफ से भी आ रहा है, और दोनों तरफ से आप मान लो कॉस्ट आपका सेम है, 5 है, इस तरफ भी आपके पास 5 है। तो उस केस में अगर आप ये चाहते हो कि R2 हमेशा R1 के तरफ ही प्रीफर करे, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी कॉस्ट को घटा सकते हो या फिर इसकी कॉस्ट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप चाहो तो कॉस्ट में आपको मैंने बताया था कुछ वेरिएबल आपके होते हैं, जैसे कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपकी डिवाइस क्या करता है, रेफरेंस बैंडविड्थ एक आपके पास होता है बाय डिफॉल्ट जो आपका 100 Mbps का होता है, डिवाइडेड बाय आपके लिंक की जो बैंडविड्थ होता है वो उसे यूज कर लेता है। तो अगर आपके केस में अगर 100 Mbps से ज़्यादा स्पीड के आपके पास लिंक है, तो कॉस्ट अगर आप चेंज करोगे, मतलब चेंज जितना भी करोगे ना आप कॉस्ट, तो उससे आपका ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि आपके रेफरेंस बैंडविड्थ जो होता है ना वो 100 Mbps होता है। तो उसके जितने भी ज़्यादा वाला वैल्यू आप उससे नीचे डालोगे ना, तो डिवाइड करोगे, तो उससे क्या होता है आपका पॉइंट वाला वैल्यू आता है, और OSPF हमेशा क्या करता है, थोड़ा सा भी पॉइंट वाला वैल्यू हो तो उसे ये ओवरऑल काउंट कर लेता है, राउंड फिगर में ले लेता है। मतलब 0.1 अगर आपका वैल्यू आ रहा है तो उस केस में भी ये इसे 1 की तरह काउंट करता है। तो इससे आपका दिक्कत होता है, तो इसलिए आपका सजेस्ट किया जाता है कि आप रेफरेंस बैंडविड्थ जो आपके पास होता है, आप रेफरेंस बैंडविड्थ जो है उसे चेंज कर लो। इसका प्रैक्टिकल भी शायद मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, एक बार इसका प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, OSPF की थोड़ी ऑथेंटिकेशन के बारे में देखते हैं। ये बेसिकली आपका एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, मैं एक बार चालू कर लेता हूँ इसे। तो OSPF में ऑथेंटिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपके पास दो ही ऑथेंटिकेशन होता है। हालांकि एक आपके पास नॉन होता है, नॉन जो आपके पास जनरल होता है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, चाहो तो यूज नहीं कर सकते हो। दूसरी आपके पास होता है एक प्लेन टेक्स्ट वाला, जो कि EIGRP में आपके पास नहीं था, और एक आपके पास है MD5 वाला, जो कि आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। आप चाहो तो इन दोनों को कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे EIGRP में हमारे पास था ना, हमें की चेन फीचर था जिसको यूज कर रहे थे ऑथेंटिकेट करने के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट OSPF के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप चला सकते हो। ठीक है, OSPF 100 है। फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको इंटरफेस के अंदर जाना होता है, देन आपको कमांड चलाना पड़ता है IP OSPF ऑथेंटिकेशन। अरे हाँ ठीक है, कमांड है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि दो कमांड है ना। क्या होता है ना, जब आप सिस्को के डिवाइस के ऊपर जाते हो ना, अगर सेम नाम से आपके पास दो कमांड है, जब तक आपका नेम में थोड़ा डिफरेंस ना आ जाए तब तक आपको टाइप करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन के ऊपर है ना, तो ऑथेंटिकेशन के बाद अगर मैं लगा देता हूँ हाइपेन, फिर उसके बाद टैब लगा देता हूँ, तो आपके पास टैब में आ जाता है।
ठीक है। तो IP OSPF ऑथेंटिकेशन, अगर उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आप यहाँ पे देख लो, आपके पास यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन आपको नहीं दे रहा है, आपको 2 ही ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखा रहा है, एक आपका नॉल दिखा रहा है, मतलब नो ऑथेंटिकेशन, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका भी है, और एक आपके पास आपको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो है आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे IP OSPF ऑथेंटिकेशन नॉल अगर आप कर दोगे तो यहाँ से क्या होता है, आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो चला जाता है, ठीक है। अगर आपका पहले से कोई ऑथेंटिकेशन है तो वो हट जाता है। अभी अगर आप लगाओगे ऑथेंटिकेशन नॉल तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप ऑथेंटिकेशन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में लगाना चाहोगे तो फिर आपके पास ये होता है मैसेज डाइजेस्ट। इसको आपको एंटर करने के बाद क्या होता है, ये कमांड आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो ये कमांड चलाने के बाद आपके आपके OS पे जो डिवाइस होता है ना, उसके उस इंटरफेस के ऊपर, जिस इंटरफेस के ऊपर आप ये कमांड चला रहे हो, उसके ऊपर OSPF की जो ऑथेंटिकेशन होता है वो आपका एनाबल हो जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि ऑथेंटिकेशन आप लगा रहे हो तो उसका मतलब एक पासवर्ड भी आपके पास होगा, जिसे हम सीक्रेट की भी बोलते हैं। तो इसके बाद भी आपका वही कमांड होता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है, की। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपको ये बता रहा है 2 ऑप्शन। आप चाहो तो एनक्रिप्शन की मोड जो है, टाइप जो है आप सेट कर सकते हो। टाइप का मतलब आपका यही है कि आप जैसे आपके पास होता है ना कि आप कितना एनक्रिप्ट, ज़्यादा कितना हाई लेवल का एनक्रिप्ट आप करना चाहते हो, वो लेवल आप सेट कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो एनक्रिप्ट जो भी आपका पासवर्ड आपको डालना है एनक्रिप्शन के लिए, वो पासवर्ड आप दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सिस्को दे दिया। और आपको पता है कि एक तरफ से अगर आप एनक्रिप्शन एनाबल कर देते हो तो दूसरी तरफ से भी आपका एनक्रिप्शन एनाबल होना चाहिए, क्योंकि हेलो पैरामीटर में आपका एनक्रिप्शन जो होता है ना, वो सारे इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन के जो पैरामीटर आपके पास होते हैं, वो पैरामीटर आपके क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैसेज आपको दिख रहा है कि डेट टाइमर आपका एक्सपायर हो गया। मतलब ऑथेंटिकेशन जब नेक्स्ट टाइम ये हेलो मैसेज कोई भेज रहा है ना, तो उस हेलो मैसेज में जो ऑथेंटिकेशन पैरामीटर आपका अलग से आ रहा है, इसलिए आपके दूसरे एंड का डिवाइस इसे सेम जो नेबरशिप बनाया था ना जो हेलो मैसेज से, उसका मैसेज ये नहीं समझता है। इसलिए इसने क्या बताया, आपका नेबर डाउन हो गया, क्योंकि इसने बताया डेट टाइमर आपका एक्सपायर हो गया। इसलिए ये डिवाइस पे आपको ये दिख रहा है मैसेज, क्योंकि इस डिवाइस के ऊपर जब आपने ऑथेंटिकेशन एनाबल कर दी ना जिस इंटरफेस पे, उस इंटरफेस पे अभी हेलो मैसेज जो आ रहे हैं उसमें कोई ऑथेंटिकेशन पैरामीटर नहीं है, इसलिए वो इस प्रोसेस के लिए वो हेलो मैसेज को नहीं समझ रहा है, ये सोच रहा है कोई और उसे भेज रहा है, ठीक है। इसलिए उसने उस हेलो मैसेज के अकॉर्डिंग आपका जो डेट टाइमर होता है उसको अपडेट नहीं किया। इसीलिए आपका जो हेलो टाइमर और डेट टाइमर होता है और नेबर टेबल आपका होता है, उसको रिफ्रेश करने की जो भी काम होता है उसने नहीं किया, और डेट टाइमर जाने के बाद आपका एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब इस तरफ मैंने क्या किया, एक पैरामीटर सेट कर दी, ऑथेंटिकेशन पैरामीटर, और जो भी वैल्यू हमें देना था, की वैल्यू मैंने दे दिया। अब दूसरी तरफ भी हमें यही सेम चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपका फास्ट इथरनेट 0x0 है। ठीक है, IP OSPF ऑथेंटिकेशन और IP OSPF ऑथेंटिकेशन टाइप आपको सेट करना है, की आपको सेट करना पड़ेगा। तो की हमने वहाँ पे सिस्को रखा था, यहाँ पे भी हमने सिस्को दे दिया, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख लो कि जब तक मैंने की भी सेट नहीं किया था, तो ऑथेंटिकेशन जो आपका मैसेज डाइजेस्ट है ना, उसके टाइप ही सेट करने के बाद आपका जो है ना नेबर ऑफ आ गया। इसका मतलब यही है कि आपकी जो ऑथेंटिकेशन पैरामीटर आप सेट करते हो ना, सेट करते ही सडनली आपका हेलो मैसेज जो है ट्रिगर मैसेज नहीं जाता है। जब नेक्स्ट हेलो मैसेज आपका जाएगा, उस हेलो मैसेज में आपका क्या है, जो चीज़ें आपका है ना, जो ऑथेंटिकेशन पैरामीटर आप पासवर्ड सेट कर रहे हो, वो पासवर्ड आपका शेयर किया जाता है। इसलिए इसने नेबर हो गया, क्योंकि उसके तरफ से दूसरे एंड पे जो डिवाइस था ना, उस एंड से हमारे पास हेलो मैसेज नहीं आया था ऑथेंटिकेशन की के साथ, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये पैकेट ट्रेसर के लिए आपका दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ये आपका अभी तक DR अदर स्टेट में पड़ा है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, 40 सेकंड के लिए हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, दोनों तरफ से आपका आ गया।
शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये फिर भी आपका डीआर ऑर्डर में क्यों जा रहा है? यहाँ पे दिखा रहा है फुल स्टेट में जा रहा है, यहाँ पे बता रहा है डी। अरे सॉरी यार, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। ये डीआर ऑर्डर आपका वो डीआर बीडीआर इलेक्शन के लिए आ रहा है ना, मैं उसे स्टेट समझ रहा हूँ, मेरा दिमाग भी हिल गया है, सॉरी सॉरी। चलो ठीक है, तो एक बार हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिमुलेशन वाला मोड पे लेके इसकी पैरामीटर को एक बार चेक कर लेते हैं। ओएसपीएफ ठीक है, ये तो शायद मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, जो जनरल हेलो मैसेज आपका 224.0.0.5 पे एक्सचेंज किए जाते हैं। नीचे शायद ओएसपीएफ का मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से बस थोड़ा देख लो कि आपकी ओएसपीएफ में जो हेलो मैसेज होता है ना, उसमें जो पैरामीटर मैंने बताया उससे छोड़ के भी आपकी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज किए जाते हैं उसके बारे में शायद ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो नेटवर्क मास्क वैल्यू होता है वो आपका एक्सचेंज किया जाता है। EIGRP में या ओएसपीएफ में बताया, बहुत दिन हो गया मेरे को याद नहीं, ठीक है। ये आपका डीआर राउटर की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करा रहा है और बीडीआर राउटर जो है उसके भी इन्फॉर्मेशन जो है ये शेयर करा रहा है। और क्योंकि ये आपका शायद इनिशियल हेलो मैसेज है इसलिए ऐसे बता रहा है। और यहाँ पे नेबर की भी इन्फॉर्मेशन ये एक्सचेंज कर रहा है। जो एक्टिव नेबर फील्ड मैंने आपको बताया था ना, ये एक्टिव नेबर फील्ड आपका ये है। तो उसके बाद ये ठीक है, ऑथेंटिकेशन की कुछ वैल्यू ये तो मतलब यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे बस ऑथेंटिकेशन इसने लिखा है। और आपको पता है ओएसपीएफ में आपका सबनेट मास्क एक्सचेंज किए जाते हैं, नेटवर्क आईडी एंड सबनेट मास्क बोथ, तो यहाँ पे भी वो आपको दिखा रहा है। और इसमें राउटर आईडी और एरिया आईडी आपको मैंने बताया था कि आपके एरिया आईडी 32 मतलब बीट का वैल्यू होता है। ये आप दो तरह का आप एंट्री कर सकते हो, मतलब एक डॉटेड डेसिमल लाइक दिस 0.0.0.0 आप कर सकते हो, और एक आपके पास होता है कि आप डेसिमल फॉर्मेट में भी आप करते हो। लेकिन अगर आप डेसिमल फॉर्मेट में भी एंट्री करते हो ना, उसके बाद भी ये उसे क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में। इसीलिए एरिया आईडी हमने 0 यूज करके रखा है, उसने उसे कन्वर्ट कर लिया डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में 0.0.0.0 पे, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और ओएसपीएफ का वर्जन 2 हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्जन नंबर आपका 2 दिखा रहा है। और ये डेटाबेस का टाइप आपका टाइप 1 डेटाबेस ये बता रहा है, ठीक है। और ये आईपी हेडर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी के डेस्टिनेशन आईपी तो आपका 224.0.0.5 होते हैं, और सोर्स आईपी आपका डेटाबेस एक्सचेंज जो करता है उसी सोर्स आईपी को डिवाइस क्या करते हैं, नेक्स्ट हब के लिए यूज कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा हम समरी के बारे में देख लेंगे। तो सेम चीज जैसे EIGRP के टाइम में भी मैंने आपको समराइजेशन बताया था, मतलब एक डिवाइस आपके पास है जिसके पास बहुत सारे नेटवर्क है, जैसे 10.0.1.0/24 नेटवर्क है, 2.0/24 नेटवर्क है, 3.0/24 नेटवर्क है, 4.0/24 नेटवर्क है। और OSPF में आपको पता है कि ये डिवाइस जब भी एक्सचेंज कराएगा ना, सारे नेटवर्क को अलग अलग करके एक्सचेंज करते हैं, ये कभी भी ऑटो समरी नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑटो समराइजेशन OSPF में आपका ऑलरेडी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ही डिसेबल होता है। ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल आपका होता है, और हर क्लासलेस नेटवर्क को ये क्लासलेस की तरह ही एडवर्टाइज करता है अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इस राउटर से आप इसकी समरी जो है आगे भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ा OSPF में एक आपके पास क्या है कि एक मतलब कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये राउटर अगर एक एरिया के पार्टिसिपेंट है, मतलब पूरे इनकी ये जो नेटवर्क है ये भी एक ही एरिया के है, और ये राउटर की नेबरशिप भी एक ही एरिया के अंदर है, मतलब एरिया 0 का फॉर बाय डिफॉल्ट में मान लेता हूँ। तो इस केस में आपका क्या होगा, ये राउटर ये सारे नेटवर्क को समरी करके सेम एरिया की डिवाइस को नहीं भेज सकता, ठीक है। मतलब यही है कि समराइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन ए सिंगल एरिया, ठीक है। अगर आपके नेबर एक सेम एरिया से आपके साथ कनेक्ट है, तो उस केस में आप उन नेटवर्क की समराइजेशन करके आपके नेबर को नहीं दे सकते जो सेम एरिया से ही बिलोंग करते हैं। जैसे ये सारे नेटवर्क के इंटरफेस आपका एरिया 0 में थे,
ये नेबर भी आपका एरिया 0 में था, तो ये डिवाइस अपने नेबर की तरफ इसकी समरी करके नहीं भेज सकता। समराइजेशन आपका सिर्फ पॉसिबल है एबीआर एंड एएसबीआर के केस में। जो राउटर आपके पास होते हैं कैन डू समराइजेशन। ठीक है, तो आपके पास एबीआर होते हैं। एएसबीआर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, शायद कल हम एएसबीआर के बारे में भी देखेंगे। तो अभी के लिए जितना आपको पता है उसके अकॉर्डिंग और आप चलोगे तो आपके पास जो एबीआर होता है जो मल्टीपल एरिया के साथ आपका कनेक्टेड होता है, वो एबीआर आपका क्या कर सकता है, आपका समराइजेशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप इस तरह का एक सिनेरियो ले लो। यहाँ पे आपका 3 नेटवर्क कनेक्ट है, 10.0.0.0.0/24, 1.0/24, 2.0/24। 3 नेटवर्क आपका अवेलेबल है और ये आपका है कौन से एरिया में, एरिया 0 में। ठीक है, और ये आपका एबीआर है। क्यों ये एबीआर है, क्योंकि इसकी दूसरी इंटरफेस जो है एरिया 10 में कनेक्ट है। ठीक है, तो इस केस में इस एबीआर के पास LSA 1 में ये सारे जो नेटवर्क है ना 10 की, सारे नेटवर्क क्लासलेस की तरह इसके पास रिसीव होंगे। इसको मान लो आप R2, तो R2 एबीआर है, तो R2 क्या कर सकता है, ये सारे नेटवर्क जो आपके पास है इनको समरी करके दूसरे एरिया में LSA 3 की तरह इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपका एबीआर के पास कैपेबिलिटी है कि एक नेटवर्क से एक एरिया से रिसीव किया गया जो क्लासलेस राउट आपके पास है उससे दूसरे एरिया के अंदर इंजेक्ट कराना एज ए समरी। आपके एबीआर के पास ये पॉसिबल है, लेकिन जनरल राउटर जो सेम एरिया के अंदर बिलोंग करते हैं वो आपका समराइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं OSPF के केस में। तो एक बार इसकी भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो हमारा टोपोलॉजी में हमने 2 एरिया लिया था ना, ये एबीआर था शायद। एरिया, हाँ ठीक है, ये आपका एबीआर है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 के कुछ नेटवर्क क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ही नेटवर्क है आपका 10.0.0.1, तो हम एक काम करते हैं, हम 1 की नेटवर्क यूज कर लेते हैं। तो लूपबैक कुछ मैं बना लेता हूँ, एक लूपबैक 1 मैंने बनाया, IP एड्रेस 1.0.0.1 और /24 में ले लेता हूँ। लूपबैक 2 मैंने बनाया, IP एड्रेस हम ले लेते हैं 10.0.1.1 और लूपबैक 3 ले लेते हैं, इसको दे देते हैं 2.1 और लूपबैक 4 ले लेते हैं और इसको दे देते हैं 3.1। ठीक है, तो हमारे पास 4 नेटवर्क अभी के लिए बन गए, 10.0.0.0/24, 1.0/24, 2.0/24 एंड 3.0/24। तो ये ऐड होते ही मेरे पास एबीआर के पास भी ये इन्फॉर्मेशन आ जाना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, शो IP राउट OSPF, क्या हो गया इसे, शो IP OSPF नेबर, और दोनों के साथ तो नेबरशिप है, लेकिन शो IP शो IP राउट, एक सेकेंड, अरे यार शायद हमने वो नेटवर्क को हमने एनाबल ही नहीं किया है OSPF के अंदर, ये दिक्कत है। ठीक है, तो राउटर OSPF ठीक है 100 है, 200 IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ 0/0 पे तो एनाबल है, उसको तो 10 का नेटवर्क तो कम से कम दे देना चाहिए था। ठीक है,
100 मैं पूरे 1 के नेटवर्क को ऐड कर लेता हूँ, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और एक नेटवर्क था आपका 10 का। नेटवर्क कमांड जब हम चलाते हैं ना, तो उस केस में क्या है, आप चाहो तो मल्टीपल इंटरफेस को भी मैच करा सकते हो पूरे रेंज की जो है इंफॉर्मेशन लेके, उससे कोई दिक्कत नहीं। राउटर आईडी 1.1.1 डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर, इसकी खुद की डेटाबेस एक बार हम चेक कर लेते हैं। अरे यार पैकेट ट्रेसर है, ठीक है छोड़ो। अभी के लिए भी इसके पास नहीं आ रहे हैं। एक सेकंड, शायद पैकेट ट्रेसर का कुछ दिक्कत हो सकता है, क्योंकि नेबरशिप है ना फुल में, तो उसके बाद भी डेटाबेस एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? अच्छा, ये नेबरशिप नहीं बना होगा। स्टिल नहीं आ रहे। शायद मैंने वहाँ पे गलती कर दी। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 IP OSPF 100 एरिया 0 इंटरफेस रेंज लूपबैक 0 to 3 1 to 3। ओके ठीक है, अब ये आ गया। अभी गलती कहाँ पे हुआ था, आपने अगर डिटेक्ट किया है ना, तो मैंने एक स्टेटमेंट भी आपको अभी अभी गलत बता दिया। वो EIGRP के केस में होता है, मैंने आपको बता दिया। जो मैंने नेटवर्क का कमांड लगा लिया ना, तो उसमें OSPF के केस में वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो पूरे रेंज का अगर आप ले लेते तो उस केस में वो मैच नहीं करा रहा है, किसी के साथ में मैच नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे एनाबल नहीं किया। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे पास आप देख लो 4 OSPF का नेटवर्क है। तो ये जो 4 आपके पास नेटवर्क है 1.0.0. वाला और आपका 1.1 2.0 3.0/24 वाला है। तो इनको अगर मैं चाहूँ समरी करने के लिए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस वाले राउटर के पास ना इसकी समरी करके मैं डायरेक्ट ABR के पास, ये जो राउटर है ये हमारा ABR है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता डायरेक्ट ABR के साथ भेज दूँ। बस ऐसा ही कर सकता हूँ कि इस ABR के पास जाके मैं इसकी एक रेंज करके मैं ये नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इस एरिया से इस एरिया को इंजेक्ट कर दूं, ताकि ये जो 2811 राउटर 3 है ना, इस राउटर के पास जब आप देखोगे तो आपके पास क्या है, एक रेंज आ जाए। सो IP अभी के लिए अलग से आ रहा होगा, अब देख लो अलग से आ रहे हैं ये नेटवर्क। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक रेंज भेजेंगे। ठीक है, तो रेंज के लिए आपको कहाँ जाना होता है,
राउटर OSPF कमांड के अंदर, और आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एरिया, और उसके बाद कौन से एरिया का नेटवर्क आप रेंज चलाना चाहते हो उस एरिया का आप एरिया आईडी लगा दो। मेरे को जो दूसरे तरफ से जो आपका आ रहे हैं ना सबनेट्स, वो कौन से एरिया में है, आपका एरिया 0 में, तो मैं एरिया 0 दे दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा रेंज करके, ठीक है। रेंज का मतलब यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे भी आपको देखने को मिलेगा समराइज राउट्स मैचिंग एड्रेस मास्क, ठीक है। और इसने यहाँ पे ब्रैकेट पे भी लिखा है बॉर्डर राउटर्स ओनली, मतलब ओनली ASBR और ABR आपके कर सकते हैं। तो रेंज मैंने ले ली, उसके बाद ये नेटवर्क आईडी आपको मांगेगा और उसके बाद आपका सबनेट मास्क। तो नेटवर्क आईडी मैं इसका समराइज अगर कर देता हूँ, चारों नेटवर्क /24 में है ना, इनको अगर मैं /22 कर देता हूँ तो चारों के चारों नेटवर्क इस नेटवर्क आईडी के साथ मेरा मैच हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नेटवर्क आईडी दे दी। इसके बाद ये आपको मास्क वैल्यू पूछ रहा है, तो मास्क वैल्यू आपका सबनेट मास्क यहाँ पे होता है, तो मैं ऐसे दे दूंगा 255.252.0, ठीक है। तो ये एंट्री करने के बाद ये नेटवर्क जब मेरा एरिया 0 से ABR क्या कराएगा, एरिया 5 में आपके पास है, तो एरिया 5 में जब इंजेक्ट कराएगा ये इसे क्या कराएगा, आपका रेंज बना के इसे इंजेक्ट करा देगा, ठीक है। नहीं आया अभी तक, अच्छा सॉरी, क्या यार दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। मेरे को 1 नेटवर्क का रेंज कराना है, मैं यहाँ पे सबनेट मास्क मेरे सामने सही डाला ना, ठीक है। शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ यार, एक सेकेंड। इसमें कुछ चेंजेस है क्या, एक मिनट बस, एक बार नेबरशिप अप आ जाए। क्या हो रहा है आज, नहीं ये शायद पैकेट ट्रेसर का कुछ दिक्कत है। ये कमांड तो नहीं है क्योंकि वो एरिया 0 में पड़ा है। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, ऐसे ईव वगैरह में टेस्ट करके ना मैं आपको कल वाले क्लास में इसको दिखा दूँगा।